Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. Today we will discuss chapter 4 of class 10th NCERT chemistry, that is carbon and its compounds. तो इस चैप्टर के मैं नोट्स एक स्लाइड्स के फॉर्म में देख चुकी हूँ पहले एक वीडियोस में, तो उन वीडियोस को ज़्यादा ज़रूर देखिएगा। बस हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हम इसको एक बार एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझ लेते हैं। तो कार्बन हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि ये नॉन मेटल होता है कार्बन, ठीक है। कार्बन नॉन मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4। तो 4 क्या हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो क्या करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ नहीं कर सकता, वरना क्या हो जाएगा कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको लूज़ करना। और 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट्स से लेना वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं कर सकता या 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से नहीं ले सकता। तो ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स या अदर एटम्स, राइट। तो ये देखते हैं अभी इस चैप्टर में क्या है। इन द लास्ट चैप्टर we came to know many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some important more interesting compounds. Also we will be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. तो ये जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है किस में, एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। चाहे ये अकेला एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करे तब भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंबाइंड फॉर्म में मतलब या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो जाए या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर जो भी ये कंपाउंड्स बनाएगा उस फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमें लिस्ट बनानी है जो भी हमने सिंस मॉर्निंग से लेकर अब तक जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसमें क्या क्या जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसमें कार्बन है या नहीं है, ये देखना है। इस एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल दी आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो मोस्टली जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें तो कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है, कार्बन बेस्ड होते हैं वो। द अमाउंट्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मैग्रे। तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। 0.02% कार्बन है अर्थ क्रस्ट में बस, वो भी किस फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल या पेट्रोलियम के फॉर्म में, राइट। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, 0.03% प्रेजेंट है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द अमाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। कि इतने स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है कार्बन, वो भी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने देखा 0.02% है या फिर 0.03% है एटमॉस्फेयर में, फिर भी इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर चीज़ में, इतने कम अमाउंट में भी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे जिसकी वजह से कार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये कैसे बॉन्ड्स बनाता है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आइदर लूज करके या गेन करके बनते हैं, उन्हें आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल्स में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। We saw that ionic compounds have high melting point and boiling points and conduct electricity in solution और in the molten state। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन किस में, सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फिर मोल्टन स्टेट में हो। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्यों, क्योंकि in solid state the structure is so compact that it doesn't allow the movement of the ions, और जब तक आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी।
We also saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है नेचर जो होता है बॉन्डिंग का आयनिक कंपाउंड्स में कैसा होता है, ये भी एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, ये सब एक्सप्लेन करी थी प्रॉपर्टीज. लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स. अब हम क्या करेंगे, किसके प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कार्बन कंपाउंड्स में. क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मोस्टली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, as we have seen in chapter 2. From the data given in table 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. तो जो ये टेबल हमें दिया हुआ है इसमें अलग अलग जो ये देख रहे हैं सब में ये जो कार्बन प्रेजेंट है CH3COOH, तो ये C क्या है, C इज द सिंबल ऑफ कार्बन, राइट. सो ये सारे जो हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट नोट किया गया, बॉइलिंग पॉइंट नोट किया गया. तो क्या देखा गया कि इन सबके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम हैं एज कम्पेयर टू दी आयनिक कंपाउंड्स. जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं उनके कंपैरिजन में. We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होना मतलब यही तो हुआ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है. अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ज़्यादा होती हैं, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट ये बॉन्ड्स जल्दी टूटते नहीं है और मेल्ट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट फिर हाई हो जाता है. समझ आई बात. सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन कंपाउंड्स में आयंस नहीं बनते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयंस बन रहे होते तो ये आयनिक कंपाउंड होता, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड नहीं है. हमने क्या देखा अभी ऊपर हेडिंग में कि कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है ये, राइट. तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी हैं कि एक तो ये पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि इनमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं. इसका मतलब ये है कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं. In class 9th, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. तो क्लास 9th में आप सभी सीख के आए हैं कि कैसे जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है अलग अलग एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है, ये मैंने अपनी और भी वीडियोस में जो कार्बन कंपाउंड्स की वीडियोस मैंने बनाई है उसमें समझाया भी है. जैसे अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 और 4 होंगे, तो इनकी वैलेंसीज़ भी क्या मानी जाएँगी? 4 मानी जाएगी. ओह! सॉरी, इन्हीं के अलावा इक्वल होगी, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे. ये मोस्टली मेटल्स में होता है. 1, 2, 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स में हमें देखने को मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि एक सोडियम जो है, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 281. तो 1 इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी भी 1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इट इज़ ईज़ी फॉर द सोडियम टू लूज़ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड टू बिकम स्टेबल. और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना? ये सारी चीज़ें मैं अपनी दूसरी कार्बन कंपाउंड्स की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. ऐसे ही अगर हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एलिमेंट्स के अगर 5, 6 और 7 हैं अगर, तो इसमें जो वैलेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. जैसे 5 है तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 वैलेंसी है, मतलब कि इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और बिकम स्टेबल और you can say to achieve the noble gas configuration. तो ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि कैसे जो है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और कैसे आयन्स वगैरह बनते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे होती है.
तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ये मैं बता भी चुकी हूँ. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव? ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 4, राइट. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4. We know that reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. हमें पता है रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की होती है वो एक्सप्लेन की जाती है कि क्या कितनी उनकी टेंडेंसी है टू अटेन कम्प्लीटली फिल आउटर शेल. मतलब ये जो आउटर शेल है इसको हमें यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करना होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना या स्टेबल होना या ऑक्टेट पूरा करना, बात सारी यही है. दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. देखिए बोल भी दिया इसने. एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, अचीव दिस, वो ये जो है ये क्या दिस क्या है यहाँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना या ऑक्टेट को अचीव करना या स्टेबल होना. यानी कि आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड होना. तो इस चीज़ को आयनिक कंपाउंड्स कैसे अचीव करते हैं? आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. या तो वो गेन कर लेंगे अगर, और या फिर लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. अगर गेन कब करेंगे? जब हमारे पास वही 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इज़ ईज़ियर देन टू लूज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. और इसके लिए gaining 2 electrons from other elements is easier than to lose 6 electrons. And same in the case with 7, it requires only one more electron to complete its octet. So it will be easier for it to gain one electron from the other elements. Or if the valence electrons are 1, 2, 3, 1, 2 or 3, so for the element having 1 as valence electron, it will be easier for it to lose this 1 electron. And for 2 valence electrons, these are also easier to lose, and for this also, right. So ionic compounds जो है either lose करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करते हैं from the outermost shell. That outermost shell, in the case of carbon it has 4 electrons in its outermost shell. तो इन केस ऑफ कार्बन हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके outermost shell में, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए जिससे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए या फिर अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए, या हम ये कहें कि आउटरमोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल कर पाए. इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो लूज करता है या फिर गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा देखते हैं. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन. क्या करेगा अगर उसकी ये 2, 4 जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, और तो लूज़ कर देगा तो इसके ऊपर 4 माइनस गेन करता है, अगर गेन करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से लेता है या फिर किसी और कार्बन एटम से ही ले रहा है दूसरे वाले से. तो क्या होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे, और तो 4 माइनस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये C4 माइनस एनायन बना लेगा. बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या कह रहा है ये कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं एक एटम में, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पता ही है सबको. और बाहर ये जो शेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. तो प्रोटॉन्स का नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है सेम रहता है किसी भी एटम में. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स का तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है और 6 माइनस चार्ज है, तो तभी जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है. इसलिए जो है कोई भी एटम जो है न्यूट्रल होता है, कोई उस पर चार्ज नहीं होता. बट एज एज इट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इट अटेन्स द चार्ज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और गेन, राइट. तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स पहले से 4 और ले लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 ही रहे ना, 6 तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इस 6 प्रोटॉन्स को
ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4-। ऐसे ही अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए यानी माइनस चला गया चार्ज, और तो प्रोटॉन्स तो हमारे 6+ ही हैं और उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अब क्या कह रहे हैं, बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड। लेकिन ये भी एक बात है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इतना आसान नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन विथ 6 प्रोटॉन्स। तो हमारे पास एक कार्बन कटायन होगा जिसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे इन इट्स न्यूक्लियस, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6 प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में, बस उसको होल्ड कितना करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हुए होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये लूज़ नहीं करता है और ना ही ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके सामने कि अगर गेन करेगा तो ये हो जाएगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो ये हो जाएगा। तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। किसके साथ करता है, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ ही और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ भी शेयर करके बॉन्डिंग बना सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन कंपाउंड्स बन रहे होंगे, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये उनके एटम्स के साथ भी कंबाइन कर सकता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ ये एक कार्बन ही ऐसा नहीं है जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स द कंपाउंड्स, नहीं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं और भी एलिमेंट्स हैं जो ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। तो जो ये हम शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो दोनों ही एटम्स के, जिसके भी जिन दो एटम्स के साथ, एक तो कार्बन एटम है, दूसरा एटम या तो कार्बन ही हो सकता है या फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, तो उन दो कार्बन दोनों ही एटम्स के साथ जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है ना, तो आउटरमोस्ट शेल में ही रहेगी। एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों ही एटम्स के पास जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है होती है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या है, वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों को क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इनके पास एक ही शेल है। तो K L M N शेल होते हैं। K में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, L में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, M में भी 8 और N में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास कौन सा शेल है, K शेल है क्योंकि एक ही शेल है। तो इसमें हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ये शेयर कर लेंगे, तो ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और ये बॉन्ड फॉर्म में हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ये हमने पढ़ लिया, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मैं बता ही चुकी हूँ। हैंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स K शेल, अभी बताया, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल K शेल. So two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen H2. This allows each hydrogen atom to attain the, तो इससे क्या होता है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम को ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है मिल जाती है ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम हाइड्रोजन की जो कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नियरेस्ट नोबल गैस की है वो क्या है, वो हीलियम की होती है। हीलियम जो है उसका, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है क्योंकि
के शेल में हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हीलियम इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अचीव करना चाहता है। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में करा हुआ है कि ये देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है क्रॉस से, इसका भी, दोनों की शेयरिंग दिखा रखी है और ऐसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसके बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। मैंने भी बताया भी आपको कैसे, ये देखिए दिखा दिया ना, ये जो शेयर हो रहा है ये एक ही बॉन्ड बनाएंगे। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स एज शोन इन फिगर 4.2। वही हम जो ये बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, एक लाइन ही तो बना रहे हैं बीच में। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या होता है, 17। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 8 7 हो जाएगी, राइट। तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बता दिया। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंसी क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, जिसमें 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने, तो 8 माइनस 7 कर देंगे तो 1 वैलेंसी हो गई। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 वैलेंसी है। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन क्या करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, Cl2। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये इजी ही है, ये क्लोरीन आप दिखाएंगे और यहाँ पे ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने पड़ेंगे और ऐसे ही इधर 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हमें शेयर, बाकी 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इधर दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ये, और एक इलेक्ट्रॉन ये हमने यहाँ दिखाया, समझ आई बात। तो बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड बनेगा इनका। ऐसे ही ऑक्सीजन में हमने देखना है, ठीक इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन में हमें देखा, ऑक्सीजन ये होता है O2 मॉलिक्यूल, तो जब भी हमें इसके बॉन्ड शो करने हैं तो O डबल बॉन्ड O दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं अभी। This is because an atom of oxygen has 6 electron in its L shell, right। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो 8 है, 8 है तो 2 6 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसको इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसके भी अपने साथ शेयर करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और इसके भी ये रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेयर हो रहे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तभी डबल बॉन्ड कह रहे हैं कि बनता है। So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give us the structure shown in the figure 4.3. The 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. जैसा कि बताया कि ये जो दोनों एटम्स हैं शेयर करते हैं 2 पेयर्स को, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को, और इसलिए डबल बॉन्ड बनता है। कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। डज द मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको उन वीडियोस में बताया जो मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी आपको कार्बन कंपाउंड्स की वीडियोस दी हैं अभी रिसेंटली, तो उसमें मैंने बताया है वाटर का एग्जाम्पल कैसे बनेंगे उसमें। वट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन का देखिए उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये अपने 3 मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के साथ, और ये देख रहे हैं आप, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बीच में, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड, जैसा कि ये 4.4 फिगर में दिया है। ये अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा फॉर्मूला होता है उसका, NH3। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये भी मैंने आपको पहले नोट्स में दे चुकी हूँ मैं।
वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को, तो आपको मिलेगा सब कुछ। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, और ये सब मैं बता चुकी हूँ। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन पे देखते हैं अब कि क्या कह रहा है। विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। तो मीथेन होता क्या है, CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इसको वाइडली यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है। इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, बायोगैस होता है, इसका मेजर कंपोनेंट होता है ये मीथेन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। और ये कार्बन कंपाउंड जो है, ये सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। मीथेन हैज अ फॉर्मूला, ये मैंने बता दिया, CH4 हाइड्रोजन as you know has a valency of 1, carbon is tetravalent। tetravalent वही कि tetra means 4 and valent means valence electrons, tetravalent। तो tetravalent means वही, tetra means 4 होता है, और वैलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है यहाँ पे। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो और वैलेंसी क्या होगी, टेट्रा वैलेंसी होगी, क्योंकि 4 ही वैलेंसी है इसकी। इन ऑर्डर टू अचीव नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको भी मिल जाएंगे, और उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का मिल जाएगा। तो CH4 मॉलिक्यूल ऐसे बन जाता है। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे बॉन्ड्स जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिस 2 एटम्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो मतलब कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो बॉन्ड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और कैसे बने होंगे, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। तो उनके जो ये बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल में। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक होती है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो उसकी फोर्स है वो जो है वीक होगी। गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इससे क्या होता है, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका, कोवलेंट कंपाउंड्स का। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं एटम्स के बीच में, और नो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं फॉर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड थोड़ी बन रहे हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते हैं। तो कंपाउंड जो ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है मीथेन का, कैसे बनेगा दिखा हुआ है। जो क्रॉस से दिखाए हुए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, और जो डॉट से दिखाए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के। तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकली तो कार्बन ही रहेगा ना। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन एटम से बने होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि किस तरीके से कार्बन एटम्स जो है बॉन्डेड है, बॉन्ड्स बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या होता है, एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है, और सेम प्लेन में होता है, जिसकी वजह से एक हेक्सागोनल एरे बन जाता है। हेक्सागोनल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला। अभी देखते हैं यहाँ पे नीचे, ये देखो, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं ये 3D स्ट्रक्चर है डायमंड का। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज, ये हमने पढ़ लिया। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, एक जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होगा। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ये ग्रेफाइट की बात हो रही है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अवर द अदर।
तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical property। तो ये जो different structures हैं तो ये कार्बन एटम्स के ही कंपाउंड, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो कार्बन की ही होंगी इसकी। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। तो डायमंड क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन दी प्रीवियस चैप्टर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी हमने पढ़ा है एक्सेप्शन सारे ये वाले। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। एक तो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं जिनको खान माइंस वगैरह जो होती हैं, खान बोलते हैं, जो वहाँ से निकालते हैं, और कुछ जो है सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या करता है कि जो प्योर कार्बन होता है उसका बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे तो सिंथेसाइज कर सकते हैं डायमंड्स। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. Fullerenes form other class of carbon allotropes। तो फुलरेंस भी क्या है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का। तो तीन का हमने एलोट्रॉप पढ़े हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। वो ऐसा दिखता है, ये दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये फुलरेन का स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। जो पहला फुलरेन आइडेंटिफाई किया गया था वो C60 था, यानी कार्बन 60 कार्बन एटम्स होंगे उसमें, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की शेप में, जैसा कि अभी हमने देखा भी। सिंस दिस लुक्ड लाइक द geodesic dome designed by the US architecture Buckminster Fuller, the molecule is named fullerene। तो ये किसके नाम पे रखा गया है, बकमिंस्टर फुलर के नाम पे फुलरेन नाम रखा गया है इसका। ये क्वेश्चन सब मैं सॉल्व करा चुकी दूसरे वीडियोस में, तो उनको देखे जाके। और अब इसको आगे पढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds। अभी हमने देखा कि कैसे sharing of electrons से covalent bonds बनते हैं। We have also seen the structure of simple carbon compound। simple carbon compound का भी structure देख लिया, जो कि मीथेन हमने पढ़ा, जैसे कि CH4। In the beginning of the chapter we saw how many things we use। ये सब हमने देखा कि जो जो हम थिंग्स यूज़ करते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कार्बन होता ही होता है। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। दिस आउटनंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। तो ये बहुत बड़ा नंबर था कि बाकी एलिमेंट्स को हम एक साथ रख के भी उनके कंपाउंड देखेंगे तो वो इतने नहीं बैठेंगे जितने अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स मिलेंगे हमें। वाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन। तो ये ऐसा क्यों है कि कार्बन की जो इतने सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो क्यों है और दूसरे एलिमेंट की नहीं है ऐसी। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड कार्बन में बनता है उसका जो नेचर है वो उसको वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। तो और भी फैक्टर्स देखते हैं जो कार्बन में देखे गए, बाकी एलिमेंट्स में नहीं देखे गए। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन जो है दूसरे ही कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो इसको क्या कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, चेन्स बन जा सकता है, कार्बन कार्बन ऐसे ज्वाइन हो के। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन बोला जाता है इसको। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कार्बन को ज्वाइन करके बने होते हैं, ये एक बहुत लंबी चेन्स बना सकते हैं। ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं कार्बन की, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन एटम्स एक रिंग में ज्वाइन हो, ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और ये भी हो सकता है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड हो। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds। जो compound कार्बन के जिसमें वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जो है एटम जो ज्वाइन होंगे उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। सिंगल एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी। और जो कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे कार्बन एटम्स के बीच में वो होंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स।
ठीक है, तो ये याद रखना है, सैचुरेटेड वो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड वो जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। बाकी अदर एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी जो कैटिनेशन की इस एक्सटेंट तक नहीं देखी गई जिस एक्सटेंट तक कार्बन कंपाउंड्स में देखी गई। मतलब कि दूसरे एलिमेंट्स में थोड़ी बहुत देखी गई होगी, बट जिस एक्सटेंट तक कार्बन कंपाउंड में होती है उस एक्सटेंट तक नहीं है। सिलिकॉन हो गया जैसे इसका एग्जाम्पल, वो भी जो है फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। तो ये भी जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें 7 या फिर 8 एटम्स की चेन होती है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन ये कंपाउंड कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से वो चेन टूट भी जाती होगी। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। तो जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। इससे जो है हमें बहुत सारे जो है कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंस, सेकंड रीज़न क्या है, जो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है और इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। जिसकी वैलेंसी 4 है तो ये 4 मोर कार्बन एटम्स के साथ जॉइन हो सकता है, या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जो मोनोवैलेंट एलिमेंट है उसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसमें ये कार्बन जो है कंपाउंड्स बनाता है मोनोवैलेंट के साथ। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। दूसरा रीज़न क्या है कि जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के द्वारा, कि ये है कि जो कार्बन का जो है बहुत ही स्मॉल साइज होता है। दिस enables द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस जो है शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। लेकिन जो बॉन्ड जो एलिमेंट्स के उन एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें बिगर एटम्स होते हैं, उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो वीकर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखी जिसकी वजह। अब देखते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी वही होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावेलेंसी और कैटिलेशन, जो भी हमने पढ़ा, पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। These compounds were initially extracted from natural substances। ये वाले सारे compounds जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो और मॉलिक्यूल बना रहा हो, या फिर कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करके चेन्स बना रहा हो, तो वो सब जो है इनिशियली मतलब शुरुआत में एक्सट्रैक्ट किए गए थे फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, जो नेचुरल सब्सटेंसेस है उसमें से। एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। और ये सोचा जाता था कि ये जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही फॉर्म होते हैं। दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी टू फॉर देयर सिंथेसिस। मतलब कि ये पोस्टुलेट दिया गया था कि एक वाइटल फोर्स चाहिए होती है जिसकी वजह से इनको इनके सिंथेसिस के लिए। तो फेडरिच वूलर जो था वो डिस्प्रूव दिस, उन्होंने इस पोस्टुलेट को डिस्प्रूव किया किसमें 1828 में, बाय प्रिपेयरिंग यूरिया, जिसमें उन्होंने यूरिया को बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट से। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स थे एक्सेप्ट ये जितने भी हमको यहाँ पे दिए हुए नाम, इनको छोड़ के जो है कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। अब आ रहा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन को हम पढ़ चुके हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन।
विद द फॉर्मूला ऑफ C2H6, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6, यानी 2 कार्बन कंपाउंड्स और साथ में 6 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स. In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond. तो पहले कि हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट स्टेप यही है कि कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ लिंक करो सिंगल बॉन्ड के साथ. देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि पहले कार्बन कितने हैं, 2, तो पहले उन दोनों को ही सिंगल बॉन्ड से अटैच करो. उसके बाद देखो भी कितने हाइड्रोजन बोले हुए हैं, तो कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से उसको उतने हाइड्रोजन एटम जोड़ दो कि वैलेंसी पूरी हो जाए. ठीक है, ऐसे करना है. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स. तो वही इसको इसी चीज़ को समझाया हुआ है कि पहले कार्बन कार्बन को अटैच करो सिंगल बॉन्ड से, फिर हाइड्रोजन लगा दो. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ऐसे बनेगा. कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 इन अ सिमिलर मैनर. प्रोपेन को बना सकते हैं. प्रोपेन मीन्स होता है कि 3 कार्बन होंगे. C3H8 लिया हुआ ना, तो 3 कार्बन एटम्स और उसके साथ में 8. तो वही पहले हम 3 कार्बन एटम्स को जोड़ लेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम्स. इसमें 3 है, इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ेंगे इधर, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 फिर से. तो ऐसे बनेगा ये. सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हम पढ़ चुके. However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene. तो अगर का एक और कार्बन कंपाउंड है जिसका जो है क्या है C2H4 बोल रहा है. ठीक है, तो उसको जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इथीन. क्योंकि जब आप देखेंगे 2 कार्बन एटम्स को जब आप ज्वाइन करेंगे फिर हाइड्रोजन लगा देंगे, लेकिन फिर भी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, तो यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होगा. राइट, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, तब जाके वैलेंसी पूरी होगी. यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया अब. तो ये कैसा हो गया कंपाउंड, अनसैचुरेटेड. ये सैचुरेटेड, और वो पहले वाले अभी तक हमने कितने पढ़े, सैचुरेटेड पढ़े. अब ये अनसैचुरेटेड आ गया, तो वो ऐसे बनेंगे. वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. मैंने बताया पहले हम ये C2H4 जोड़ लेंगे, फिर भी हम देखेंगे कि वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, उसके बाद हम बॉन्ड्स लगाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका भी दिया हुआ है, ये रहा. The electron dot structure of ethene is given in figure 4.7. Yet another compound of hydrogen carbon has the formula C2H2 called ethine. तो एक और कंपाउंड है जिसको C2H2 बोलेंगे, तो इसमें भी 2 पहले ऐसे करेंगे और H2 मतलब बस 2 हाइड्रोजन, लेकिन वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं और हाइड्रोजन भी हमें 2 ही लगाने हैं, तो कैसे होगा, यानी इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तब जाके आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है. इसमें भी इसमें भी. तो ये ट्रिपल बॉन्ड आते ही इथाइन हो गया नाम. तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लगाते हैं, ANE नाम के पीछे. आगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ये लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 कार्बन एटम होगा तो मीथेन, 2 कार्बन एटम्स होंगे तो इथ लगेगा तो इथेन हो जाएगा. और ऐसे ही प्रोप जो है 3 के लिए, ब्यूट जो है 4 के लिए, अभी आगे टेबल आएगा. और नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एन लगाएंगे कि इन लगाएंगे या आइन लगाएंगे. इन लगेगा डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये मैंने आपको दूसरी वीडियोस में दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. चेन्स ब्रांचेज एंड रिंग्स. हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है कार्बन कार्बन कंपाउंड से कार्बन कार्बन एटम ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन्स भी बना सकते हैं, ब्रांच चेन्स भी बना सकते हैं, रिंग्स की फॉर्म में भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. राइट. सो क्या बोला हमने इसमें, वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम्स. ये भी हमने देखा. सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स. तो ऐसी चेन जो कार्बन एटम्स की होती हैं वो बहुत सारे कार्बन एटम्स को कंटेन कर सकती है. द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 ऑफ दीज जो है हमारे को दी हुई हैं कि कैसे नेमिंग होती है. देख लो उसमें ये दिया हुआ टेबल. तो फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है सैचुरेटेड का, ये यानी सिंगल बॉन्ड वालों का दिया हुआ है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 होंगे. तो ये देखा 1 वाले में मिथ लगा हुआ है, 2 वाले में इथ और 3 वाले में प्रोप, 4 वाले में ब्यूट. एन मैंने बताया सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा पीछे सफिक्स. फॉर्मूला क्या हो गया, इधर CH4, इधर C2H6,
C3H8 और ये C4H10। ये कैसे निकाला गया है? ये जनरल फॉर्मूलाज मैंने तीनों के अल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस इन सबके दिए हुए हैं। CnH2n+2 होता है अल्केन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो ये पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 तक दिए हुए हैं। हेक्सेन बोलेंगे उसको, 5 वाले को पेंटेन बोलेंगे और उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। तो अब हम ब्यूटेन को देखते हैं। इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स, अगर हम उसके 4 कार्बन एटम्स के साथ बनाएंगे, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो सही है जिसमें ब्रांच बन रही है। ऐसे ही अब जो ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें हम जितनी भी अब कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंगली जोड़ देंगे, जिससे कि कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे ज्वाइन करना है और यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे। तो जो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, C4H10 ही रहेगा दोनों ही केसेस में, बट अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई। वी सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10 रहेगा, बट such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. ये important है। The addition of straight and branch carbon contains some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. कुछ कार्बन कंपाउंड जो रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मीन्स ये है अगर किसी कंपाउंड के आगे लगा कि वो रिंग स्ट्रक्चर में है। हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन एटम्स हैं, C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ये रहा। तो C6 हो गए और H उसके साथ अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर दिया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। स्ट्रेट हो, साइक्लिक हो, ब्रांच हो, ये सारे जो हैं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड ऐसे जुड़े होते हैं, बीच बीच में ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और उसी के हिसाब से फिर हम हाइड्रोजन भी ज्वाइन कर देंगे। तो इसका C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। ऑल दीज कार्बन एटम्स विच कंटेन ओनली कार्बन, जितने भी कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और कार्बन तो है ही। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। इनमें से जो सैचुरेटेड वाले होंगे यानी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे उन्हें बोलेंगे एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड वालों को बोलेंगे, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, वो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस। नाउ 4.2.3 में लिखा है विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी अ फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स। अभी जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, लेकिन कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंपाउंड बनाता है। बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? 7th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? ये हैलोजेंस हैं। ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन और सल्फर्स के साथ। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो एक हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको जगह पे हम ये एलिमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि हैलोजेंस मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनको या फिर ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को या सल्फर को, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। लेकिन इस वे में कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहे, वो पूरी रहे। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेटेरोएटम। तो ऐसे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जो हम एटम्स जोड़ रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटम बोलते हैं। दीज हेटेरोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। ये टेबल अभी देखते हैं। तो ये जो हेटेरोएटम्स होते हैं एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दी कंपाउंड। तो ये जो भी ग्रुप्स हैं या फिर ये जो भी हेटेरोएटम्स हैं, जब ये उसमें रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को और ये ज्वाइन हो जाएंगे तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनकी भी तो आएगी कंपाउंड में, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। ना क्या कार्बन चेन की रिगार्डलेस, ठीक है, और ये अपनी भी तो प्रॉपर्टीज कुछ देंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स भी बोलते हैं इनको।
क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल 4.3। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द single line and the functional group is attached to the through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms। या तो एक हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़े या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये देख लेते हैं। हेट्रो एटम जो था बता रहे थे वो हेट्रो एटम कौन कौन से होता है, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का दिया हुआ है, वैसे हेलोजन्स हमारे फ्लोरीन आयोडीन ये भी होते हैं। तो क्लोरीन लग जाएगा तो हेलो, तो ये जनरल वर्ड वो हेलोजन से बोला गया, तो जब क्लोरीन लगेगा तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो बोलेंगे उसको। उससे होगा क्या, क्लोरीन लगेगा सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम की जगह। ऐसे ही ऑक्सीजन के जो होते हैं तो वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ऑक्सीजन इन सब में प्रेजेंट होता है। जब अल्कोहल बोला जाएगा तो OH होगा इसका फॉर्मूला, और एल्डिहाइड के लिए ये CHO है, इसको ऐसे जोड़ते हैं। और अगर ऐसे बॉन्ड्स के साथ दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। कीटोन जो है CO है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH। ठीक। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। ये अब हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि चेन्स बना सकता है, वो ब्रांच भी हो सकती हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी सो अबव। ये अभी हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि अगर अल्कोहल अटैच है तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कार्बन कंपाउंड में, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ C3OH, C2H5OH और C3H7OH एंड C4H9OH, ये सारे क्या OH लगा तो यानी अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप में है। ठीक है, तो अल्कोहलिक हैं ये सारे के सारे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सबकी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हुआ है, सब में OH लगा हुआ है, अल्कोहल वाला। Hence such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen। तो ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन को हटा के ये फंक्शनल ग्रुप सेम वाला लगेगा इन अ कार्बन चेन, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। लेट अस लुक एट दी होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। तो हम देखेंगे कि ये जो CH4 है, C2H6 है, C2H6 पे C3H8 है, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें CH4 और C2H6 में, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, उसमें भी CH2 का ही यूनिट का डिफरेंस आएगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है 12 होता है एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो CH2 यूनिट का हम डिफरेंस बता रहे हैं, तो C का हो गया 12 और 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो यानी +2 14 हो गया ये। तो 14 यूनिट्स का एटॉमिक मासेस का जो है फर्क आ जाता है। सिमिलरली टेक दी होमोलोगस सीरीज ऑफ फॉर एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में देखें तो फर्स्ट मेंबर जो है सीरीज की क्या होती है, इथीन होती है, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1 विच इज द फॉर्मूला। द सक्सीडेंट मेंबर्स हैव द फॉर्मूला। उसके जो आगे के मेंबर्स हैं वो क्या है, C3, ये सारे जो एग्जांपल्स में दिए हैं। क्या डू दीज ऑल्सो डिफर बाय CH2, हाँ इसमें भी ही CH2 यूनिट ही डिफर करेगी। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड। द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स कैन बी रिटर्न एज CnH2n। अभी मैंने बताया भी था, जहाँ पे हम n को 2 3 4 रख देंगे तो हाइड्रोजन उसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स और एल्काइंस। अभी मैंने आपको बताया एल्केन्स का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस, ये बता दिया। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है किसी भी होमोलोगस सीरीज में, तो एक ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनमें हम ग्रेडेशन भी देखते हैं। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। बाकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया,
एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, वो भी जो है सिमिलर पैटर्न दिखाती है, राइट। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड ओनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बिकॉज ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच है उसकी वजह से वो सिमिलर रहेगी सभी की, जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं होमोलॉगस सीरीज में, राइट। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, यहीं तक पढ़ना हमें इस टर्म में। और भी वीडियोस मैंने इसकी बनाई हुई, प्लीज़ जाके उन्हें जरूर देखिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।